मैं संख्या पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोगों ने कहा कि संख्या में कुछ कम लोग थे, मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हमारे ही पुरखे थे सिख धर्म के 10वें प्रवर्तक गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने कभी कहा था, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, फिर गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये हम कभी भी इतिहास के किसी मोड़ पर संख्या के दम पर नहीं गिने जाते, पराक्रम के बल पर तौले जाते हैं, बलिदान के बल पर जाने जाते हैं। इसलिए साथियों, हम संख्या पर न जाए, हम संकल्प वाले कौम हैं। किसी ने कहा कि दुनिया के इतिहास से अगर भारत के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो कम पड़ जाएगा, और भारत के इतिहास से अगर राजपूतों के इतिहास को निकाल दिया जाए तो वो शून्य के बराबर होगा। साथियों, हम बलिदानी कौम हैं। हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कह दिया है कि किस तरह हमने देश की, सरहद की, धर्म की रक्षा की, भारत की रक्षा की। ये कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुल्क की आज़ादी के बाद हमारे क्या देन रहे, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम देने वाले कौम हैं, लेने वाले कौम नहीं हैं। हम शासक थे, आज भी लोगों के दिलों पर शासन करते हैं। हम कभी याचक नहीं बन सकते, हाथ नहीं फैला सकते। ये हमारी कुर्बानी है, ये हमारा इतिहास है। साथियों, आज इतिहास के बड़ी कठिन मोड़ पर हम इकट्ठे हुए। मुल्क की आज़ादी हमने सब कुछ दिया। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले 1857 से लेकर 1942 तक का इतिहास अगर कोई उठा ले, पूर्व के इतिहास को छोड़िए, भारत की आज़ादी के इतिहास को, तो हमारी कुर्बानी सर्वाधिक रही। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद जब इस देश ने लोकतंत्र को अपनाया, जब इस देश की एकता और अखंडता की बारी आई, तब भी सबसे ज़्यादा रजवाड़े, रियासतें हमने दी, किले हमने दिए, और तब जाकर एक भारत समुन्नत भारत बना, एक अखंड भारत बना। हालांकि खंडित भारत हमें मिला हिस्से में, बावजूद इसके साथियों, ये सब हमारी कुर्बानी पर संभव हुआ। मुल्क की आज़ादी के बाद भी हमने जब लोकतंत्र अपनाया, तब भी कुर्बानी हम ही को देनी पड़ी। प्रिवी पर्स पहले छीना गया, फिर सीलिंग आए, सीलिंग में हमारी जमीनें गई, हम सब बर्दाश्त करते रहे। अखंड भारत के स्वामी थे। जिस अखंड भारत की कल्पना हमें समझाई जाती है, एक बार नहीं, कई कई बार अखंड भारत की नींव हमने रखी। आज हम सिमटते चले गए, राज्य में आए, रजवाड़ों में आए, रियासतों में आए, प्रिवी पर्स छीना गया, जमीनें छीनी गई, सब हम बर्दाश्त करते रहे। लेकिन आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जब हमारा इतिहास छीना जा रहा है। जग जाइए, खड़े हो जाइए। इन इतिहास चोरों के खिलाफ खड़े होना आज वक्त का तकाजा है। अगर आज हम नहीं संभले, अगर आज हम खड़े नहीं हुए, तो हम इतिहास से मिट जाएंगे। रेबड़ियों के तरह
हमारे महापुरखों को बांटा जा रहा है, बोली लगाए जा रहे हैं। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम पृथ्वीराज चौहान ले लो। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम मीर भोज ले लो। तुम किस जाति से हो? फला जाति। तुम अल्लाह उदल ले लो। कल जिस खाप से हम आते हैं, जिस जगह से हम आते हैं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तोमर वंश के थे। उनको भी कहा जाता है एक जाति विशेष का, इसलिए कि उनको टाइटल लगा हुआ है। साथियों, हमारे टाइटल तो सब ले सकते हैं। कहते भूमिहार भी ठाकुर लिखता है, हमको समझाया जाता है। कहते हैं ब्राह्मण भी ठाकुर लिखता है बिहार में। कहते हैं नाई भी ठाकुर लिखता है बिहार में। तब आनंद मोहन जी, जब ठाकुर का कुआं आया तो सबसे ज़्यादा आप ही को क्यों चुभा? हमने कहा उन लोगों से, उन बेईमानों से आंखों में आंखें डाल के कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी लिखते थे, पंडित हमारे यहाँ स्वर्णकार भी लिखते हैं, पंडित हमारे यहाँ कुम्हार भी लिखते हैं, पंडित बहुतों की टाइटल है। लेकिन अगर पंडित कह के गाली दिया जाएगा तो आप सब आंख मूंद के बताइए ये गालियां किसको पड़ेगी? आज हमको समझाया जा रहा है। ठाकुर को गाली दी गई, आपको क्यों चुभा? हमने कहा कि निश्चित तौर पर हम बेवकूफ़ हैं, हम कुछ पागल हैं, मेंटल हैं। हम तो मंत्री बनने जा रहे थे, चंद्रशेखर जी के कोटे से रघुनाथ झा और आनंद मोहन का नाम था। हम लोग चलने वाले थे, जहाज पकड़ने वाले थे। माँ का टेलीफोन आया, माँ का टेलीफोन आया। हमने बड़ी अदब से कहा, माँ मैं परसों ओथ लेके, शपथ लेके जहाज से तुमको पैर छूने आऊँगा, गांव कुलदेवी को प्रणाम करने और तुमको नमन करने। माँ का आदेश आया, जब गाय, गरीब और ब्राह्मण पर अत्याचार हो तो राजपूत शपथ के लिए नहीं जन्मता है, ओथ के लिए जिंदा नहीं रहता। आज यहाँ कोसी में अत्याचार हो रहा है एक वर्ग विशेष पर। साथियों, तब नेता अपोजिशन कौन था? नेता अपोजिशन थे पंडित जगन्नाथ मिश्र। मंत्रिमंडल में कौन था? पंडित रघुनाथ झा, पंडित और एक झंझारपुर के। तो कई कई लोग मंत्री थे। हमने कहा कि उन लोगों को नहीं चुभा, चुभ गया आनंद मोहन को, और अपनी ही सरकार के खिलाफ हथियार उठा के हमने जंग किया। तुम्हारी अस्मिता के लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए अगर आनंद मोहन लड़ सकता है तो अपनी आन पर आएगी तो जान भी दे देंगे। ठाकुर का कुआं किसकी कविता थी? ठाकुर का कुआं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता थी। और उस कविता में कहीं भी नहीं है जिक्र कि ठाकुर को मारो, अपने अंदर के ठाकुर को मारो। हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मार सकते। मिस्टर झा, तुमको अगर अपने अंदर के पंडित को मारना है तो मार सकते हो। ये ठाकुर हमारी आन है, ये ठाकुर हमारी जान है, ये ठाकुर हमारी शान है, और हम ठकुरे नहीं छोड़ सकते। कान खोल कर सुन लो, ठाकुर को तुम मार नहीं सकते। हम में, तुम में, खड़ग खम में, सब में व्यापत राम। राम ठाकुर है। ठाकुर बाड़ियां हमारे यहाँ है, बिहार के गांव गांव में। आज से नहीं है, हजारों साल से है। और वहाँ ठाकुर बाड़ी में राम दरबार है, पूरा परिवार है राम का। कृष्ण के दरबार है, राधे और कृष्ण है। कौन है ठाकुर? कहता ठाकुर तो भिखारी ठाकुर भी था, ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर भी है। तो आनंद मोहन जी को क्यों चुभा? तुम बोलो।
सदन में बोलो एक बार कि कर्पूरी ठाकुर को मारो। तुम बोलो सदन में भिखारी ठाकुर को मारो। तुम नहीं बोल सकते और तुम वाल्मीकि की कविता की बात करते हो। वाल्मीकि की कविता स्त्री पर था, विमर्श स्त्री पर हो रहा था संसद में, और वाल्मीकि की कविता स्त्री पर है। वहां ठाकुर का कुआं, ये रेशम की साड़ी में मार्किन का पैबंद नहीं लगता, कहीं से भी संदर्भ नहीं था, कहीं से भी औचित्य नहीं था, परिप्रेक्ष्य नहीं थे कि महिला आरक्षण बिल के पेश होने और पास होने में ठाकुर का कुआं लाया जाए। एक सोची समझी साजिश के तहत देश भर के ठाकुरों को गाली देने के लिए यह कविता लाया गया, जो कहते हैं कि वाल्मीकि की कविता, तो मैं कहूंगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता स्त्री विमर्श पर है, जिसमें ऊंच नीच, जो तुम कहते हो ओबीसी को, दलित को भी आरक्षण मिले महिला बिल में, तो उसमें है ओम प्रकाश की कविता कि मेरी माँ ने जने अछूत ही अछूत, तेरी माँ ने जने बामन ही बामन। जब प्रजनन क्रिया एक है तो मैं अछूत और तुम बामन कैसे। ये कविता है जो स्त्री संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मिस्टर झा, तुम्हारी हिम्मत थी तो तुम ये कविता स्त्री विमर्श पर, महिला बिल पर रखते, और मैं देखता तुम अपने गांव सही से अगर सही सलामत वापस लौट जाते तो अभिनंदन करता आनंद मोहन तुम्हारा। मैं मानता हूं, जानता हूं, हजारों जूते तुम्हारे गांव में पड़ते, पंडितों के, ब्राह्मणों के, तब सबसे गए गुजरे हम ही नहीं है। हमें समझाया जाता है स्त्री विमर्श, हमें समझाया जाता है ठाकुर का कुआं। साथियों, कहा जाता है ठाकुर का कुआं एक प्रतीकात्मक कविता है, एक बिंब है जिस पर एक राज्यसभा के सांसद ने अपनी बात रखी। तब मैं कहना चाहता हूं कि राख से जीभ खींच लेना भी एक मुहावरा है। आओ, साहित्यकार हम भी हैं, पत्रकारिता से पैदा हम भी हुए। इमरजेंसी के दौर में हमारी एक पत्रिका निकलती थी, क्रांति दूत, जिसके हॉकर्स पकड़े जाते थे। पहली गिरफ्तारी मीसा में मेरी हुई एक संपादक के तौर पर। इसलिए पत्रकारिता हमको मत समझाओ और साहित्य का बिंब हमको मत समझाओ। 6 पुस्तकें आनंद मोहन की प्रकाशित हो चुकी हैं। इस देश और दुनिया में हिंदी की का जो मानक प्रकाशन है राजकमल से प्रकाशित हो चुका है। तुम पढ़ाते हो, हम पढ़ने वाले कौम नहीं हैं, हम इतिहास गढ़ने वाले कौम हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लिखने वाले लोग हैं। अगर साहित्य की बात होगी तो आनंद मोहन का दलित साहित्य जो हमने लिखा, पर्वत पुरुष दशरथ, एक प्रेम कहानी, आप सब जानते हैं। ताजमहल उसके उदाहरण है, शाहजहां के प्रेम की कहानी, और दूसरी एक प्रेम की कहानी आनंद मोहन के कलम से निकली। फिल्म बना माउंटेन मैन माझी और सीबीएसई के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ पर्वत पुरुष दशरथ, वो आनंद मोहन की लिखी कहानी है। साथियों, मेरी अंतर यह है कि तुम पढ़ाते हो और मेरे लिखे पर सीबीएसई जैसे सम्मानित संस्था इस देश की जो है उसके बच्चे पढ़ के डिग्रियां हासिल करते हैं, कहते हैं विद्वान। मैंने कहा कि विद्वान और चालाक में बहुत फर्क है। उतना ही फर्क है जितना नेतागिरी और भांटगिरी में फर्क है। साथियों, आज मैं जब आपके बीच आया हूं तो ये कहने आया हूं कि आइए
ये अपमान संपूर्ण समुदाय का अपमान है। इसके पहले, एक दिन पहले, नए संसद से हमें बहुत उम्मीदें थी, नई उम्मीदें थी, लेकिन संसद के सीमित सत्र में, अल्पकालीन सत्र में 2 घटनाएं हुई। ये देश हमारी कुर्बानियों के दम पर जब आज़ाद हुआ और राजतंत्र के लिए बदनाम हम सब ने जब लोकतंत्र को अपनाया, तो हमारा संविधान बना, वो है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। और एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य के किसी सांसद को सीमा के बाहर जाकर किसी बलिदानी कौम को गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन 2 घटनाएं घटी। एक घटना घटी जब अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को टारगेट करके कहा गया आतंकी, गद्दार, मुल्ला और कटुआ, और उसके दूसरे दिन ही पलट के हमें कहा गया ठाकुर को मारो। ये हमारे समूल नस्ल का आह्वान किया गया। इसलिए मैं आप सबको निमंत्रण देने आया हूं। डेट निर्धारित करके मैं प्रेस को बोल के जाऊंगा। हम सभी जाएंगे सभापति से मिलने, चेयरमैन, ये लोकसभा के स्पीकर से मिलने, कि इन दोनों बातों को जो कार्रवाई में दर्ज हो गई, कहते हैं आनंद मोहन की तिलमिलाहट क्यों है। साथियों, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से हमको गाली दे, अगर टीवी के एंकर हमको बुलाकर और एंकरिंग के दौरान गालियां सुनवाए, आलोचना करे, हम बर्दाश्त करेंगे। अखबारों में हमको गाली दी जाए, हम बर्दाश्त करेंगे। मंचों से हमको गाली दी जाए, बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर लोकसभा के सत्र में कोई सांसद, राज्यसभा के अंदर कोई सांसद एक कम्युनिटी विशेष को अगर गाली देता है, तो वो सदा सदा के लिए वो गाली कार्रवाई में दर्ज हो जाता है। जब तक ये देश रहेगा और जब तक हमारा लोकतंत्र रहेगा, जब तक लोकसभा रहेगा, ठाकुरों को ये गालियां पीढ़ी दर पीढ़ी सालती रहेगी। हम डिमोरलाइज होते रहेंगे, हम अपमानित होते रहेंगे। इसलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं। चुनाव है, आप एक मुद्दा, ये जो 28 मुद्दे हैं उसमें एक मुद्दा और जोड़िए। आपने कहा कि सीबीआई, जो आनंदपाल सिंह के मामले में आपने सीबीआई जांच की मांग की, जांच नहीं मिली, लेकिन उल्टे हम सबको सीबीआई, हमारे नेताओं को सीबीआई के घेरे में लाया गया। आज लोग, कुछ दिन पहले मैं पूछा एक लीडर से, आप कहाँ हैं? कहा कि मैं आया हूँ दिल्ली, सीबीआई का मुकदमा है। आपने दिया है कि सीबीआई का मुकदमा ये जो हम पर किया गया है वापस लो। उसी तरह 29वां डिमांड जोड़िए कि सदन की कार्रवाई से ठाकुरों की दी गई गाली को वापस लो, वरना राजस्थान के चुनाव में आपको इसकी कीमत चुकता करनी होगी। ये जोड़ने की जरूरत है। हम मिलेंगे स्पीकर से, हम मिलेंगे सभापति से कार्रवाई को वापस लेने के लिए। अगर नहीं लिया गया तो मैं फिर आह्वान करूंगा। देश भर से लाखों लोग अगले शीतकालीन सत्र में जुटेंगे। हम जंतर मंतर पर और सदन का घेराव करेंगे कि इस गाली को सदा सदा के लिए वापस लिया जाए। साथियों, हमने कहा चेतन आनंद उस पार्टी के मेंबर थे, हमारा पुत्र, बड़ा पुत्र, जिस पार्टी से मिस्टर झा आते हैं। हमने बड़ी विनम्रता से कहा था कि एक तरफ एक व्यक्ति का अहंकार है, उसकी दी हुई गाली है, और दूसरी तरफ देश भर के एक बलिदानी समुदाय का स्वाभिमान है। मैं विनम्र अपील करता हूं कि आप उससे माफी मांगने बोलिए और आप आगे बढ़ करके अपील कीजिए
सभापति से कि उस गाली को वापस लिया जाए। साथियों, हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। ये राजस्थान की पार्टियों को भी कह दीजिए और हम देश भर की पार्टी को भी कहना चाहते हैं। एक तरफ कौन होगा हमारा नेता कल का? हम कहाँ से, हम समाज के नेता हुआ करते थे। हमारी छतरी में क्षत्रिय वो शब्द है जिस छतरी के नीचे क्या दलित, क्या पिछड़े, क्या आदिवासी, क्या अल्पसंख्यक, क्या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ण के लोग हमारी छतरी के अंदर सुरक्षित होते थे। हम समाज के वो नेता होते थे। आज हम समाज के नेता नहीं हैं, आज हम समाज के प्रवक्ता बन के रह गए। हर पार्टी का प्रवक्ता का मतलब भोंपू। जो गाली दिलवानी हो प्रवक्ता से दिलवाओ, गालियां उसको और पूरे समाज को गाली सुनवाओ। आज हम नेता नहीं, प्रवक्ता हैं। साथियों, मैं आप तमाम लोगों को कहने आया हूं, आपसे विनती करने आया हूं कि आप एक बार खड़े होइए। हम पार्टियों से, हमने कहा कि हम बंधुआ मजदूर नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। कौन होगा मेरा नेता? कौन होगा समाज का नेता? अगर समाज की बात एक तरफ और पार्टी की बात एक तरफ, अगर ये टकराव आ जाए तो पार्टी की बातों को, पार्टी की आन को छोड़कर जो समाज के शान के साथ खड़ा हो वो हमारा नेता होगा। कौन होगा हमारा नेता? लेकिन जब समाज की, जात की बात हो और राष्ट्र की बात हो तो जात की बात को लात मारकर राष्ट्र के लिए खड़े हो जाए, वो होगा हमारा नेता। साथियों, इसलिए हमने कहा हर व्यक्ति जो हमारे समुदाय में जन्मा हमारा नेता नहीं होगा। हम एक समुदाय, एक जाति के लिए कभी बलिदान देते नहीं रहे। लोग कहते हैं मिटाने की नौबत आ गई, लोग कहते हैं अब हम शेष हैं, शेष रह जाएंगे, बहुत जल्द हमारी वजूद खत्म हो जाएगी। हमने कहा बड़ी शिकार किया आपने शेरों का, चारों तरफ शिकारी निकलते थे, शेर ही शिकार होते थे। आज क्या नौबत आई है? आज चले जाइए, यहाँ राजस्थान में भी टाइगर रिजर्व होगा, उत्तराखंड में भी टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में भी टाइगर रिजर्व है। क्यों है? शेरों की गिरती आबादी को देखकर सरकार चिंतित हुई और कहा इस नस्ल को बचाना जरूरी है। गिटपिट सिटपिट बातें, तिकड़म की बातें, राजनीति की होशियारी बहुत कर लोगे, लेकिन जब बॉर्डर पर बंदूकें गरजेंगी, जब तोपें आग उगलेगी, तब हम ही अपना कलेजा सामने रखेंगे, हम ही लड़ने के लिए निकलेंगे। मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी निगहबानी के लिए हम लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। राजपूत रेजिमेंट इसका निशानी है, राजपूत राइफल्स इसके निशानी है, जाट रेजिमेंट इसके निशानी है। साथियों, आज एक साजिश चल रही है, इस साजिश को आपको समझना होगा। उत्तर प्रदेश में एक बार लोगों ने अजगर का प्रयोग किया। अ से अहिर, ग से गुजर, ज से जाट, र से राजपूत। जैसे ये प्रयोग हुआ, सत्ता बदल गई, गणित बदल गए और फिर कृषक जातियों का कब्जा उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हो गया। आज ऐसे लोग, ऐसे फिटकिड़ी झा जैसे लोग नहीं चाहते हैं कि देश की मार्शल कौमें इकट्ठा हो और चालाक लोगों को सत्ता से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। चाल को समझने की जरूरत है, इस धूर्ताई को समझने की जरूरत है। और इसलिए साथियों,
कृषक जातियों की एकता भी जरूरी है। हम जो गिनती जो आए हैं बिहार में, अगर जनगणना, जातीय जनगणना जरूरी है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये जातीय जनगणना सिर्फ बिहार में नहीं, आनंद मोहन इसका स्वागत करेगा जब ये जातीय जनगणना पूरे देश में हो। इसलिए कि और जातियां बिहार से निकलकर, उत्तर प्रदेश से निकलकर, कुछ भाग हरियाणा और मध्य प्रदेश जाते जाते सिमट जाएगी या फिर दुबले हो जाएंगे। लेकिन जब जनगणना होगा तो एक ही नेशनल कम्युनिटी है, वो है राजपूत। इसलिए जातीय जनगणना से मुंह मत फेरो, स्वागत करो। कहो जहां चले जाइए आप, तमिलनाडु चले जाइए आप, केरल चले जाइए आप, गोवा चले जाइए आप, महाराष्ट्र चले आइए आप, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आप चले जाएं। जो सिंह टाइटल वाले लोग हैं नॉर्थ ईस्ट में, आप चले आइए, हिमाचल में, उत्तराखंड में आप अकेले। हमने कहा कि नेशनल कम्युनिटी अगर कोई है तो राजपूत है, क्षत्रिय है। इसलिए इसको मान लेने में हम गुरेज नहीं करते कि जिसकी जितनी संख्या है उसको स्वीकार कर लेने में, लेकिन सिर्फ एक प्रांत में नहीं, पूरे देश में इसकी गणना हो, जनगणना हो। और जनगणना हो, स्वाभाविक है, संविधान ने कहा है जनगणना अगर होगा तो उसके साथ साथ हमारी शैक्षणिक स्थिति 77 वर्षों में क्या है, हमारी आर्थिक स्थिति